नमस्कार। हिंदी सागर में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम देखते हैं रचना के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि ऐसे ही वीडियोस मैं आप लोगों के लिए और ला सकूं। तो आइए आज देखते हैं रचना के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। रचना के आधार पर शब्दों को 3 भागों में विभाजित किया जाता है, जिन्हें कि हम पूर्ण तरह विश्लेषण से पढ़ते हैं। आज का हमारा बिंदु है रचना के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। रचना के आधार पर हम शब्दों को 3 मुख्य भागों में विभाजित करते हैं, जिनमें कि प्रथम जो होता है वो होता है रूढ़ शब्द, दूसरे जो होते हैं वो होते हैं यौगिक शब्द और तीसरे नंबर पर जो होते हैं वो होते हैं योगरूढ़ शब्द। योगरूढ़ शब्द। रचना के आधार पर शब्दों को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया जाता है, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योगरूढ़ शब्द। इनका अब पूर्ण तरह विश्लेषण हम पढ़ते हैं, जिनमें सबसे पहले हम देखते हैं रूढ़ शब्द। रूढ़ वे शब्द होते हैं जो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के लिए बहुत लंबे समय से हम उन्हें प्रयोग में ला रहे हैं और उन्हें ही हम उसी नाम से या उसी अर्थ से हम उन्हें जानते हैं। इसके अलावा हम उन्हें किसी अन्य अर्थ में उसका प्रयोग हम नहीं कर सकते। उदाहरण के तौर पर अगर मैं आपको कहूं कि आप छत की तरफ देखिए तो स्वतः ही आपकी आंखें ऊपर की ओर उठ जाएंगी, क्योंकि आप और मैं हम सभी जानते हैं कि सर के ऊपर जो हिस्सा है, मतलब जो हमारे ऊपर है, वो हमारी छत कहलाएगी। अगर मैं कहूँ फर्श की तरफ देखिए तो स्वतः ही आंखें नीचे की तरफ चली जाएंगी, क्योंकि पैरों के नीचे जो है वो फर्श होता है और सर के ऊपर जो है वो छत होती है। हम बहुत समय से, या ऐसे कहें कि जब से हमने समझना बोलना सीखा है, तब से हम इन्हें छत और फर्श के नाम से ही जानते हैं। तो जो शब्द किसी विशेष चीज़ के लिए प्रचलन में आ जाते हैं, उन्हें हम उसी नाम से जानने लगते हैं, वे सारे शब्द रूढ़ शब्द कहलाते हैं। इनके उदाहरण और देखते हैं। सर्वप्रथम जो है वो है रूढ़ शब्द। तो जैसे मैं आपको बोलती हूँ कि मेरे हाथ में पेन है, तो आपके दिमाग में इसकी, आपके मस्तिष्क में इसकी ही छवि आएगी, एक पेन की, न कि एक डस्टर की या बोर्ड की। जब मैं आपको बोलूँ बोर्ड की तरफ देखिए और अगर मैं इसकी तरफ इशारा करूँ तो आपकी आंखें पेन की तरफ ना जाकर बोर्ड की तरफ जाएंगी। ये ऐसा इसलिए होता है कि हमने इस चीज़ का नाम बोर्ड ही सीखा है। हमने इस चीज़ का नाम बोर्ड ही सीखा है, हम जानते हैं इसे बोर्ड कहते हैं और इसे पेन कहते हैं। तो जो जिस चीज़ का नाम आप जिसको जिस नाम से जानते हैं, आप ही नहीं सभी उसे उसी नाम से जानते हैं, वो शब्द उस चीज़ के लिए रूढ़ हो गए हैं, वे रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे रोटी, दाल, सब्जी, या फिर हम कहें फर्श, छत, पेन, बोर्ड, ऐसी सभी चीज़ें, घर, मकान, वे सब चीज़ें जिन्हें आप एक उसी नाम में उसी अर्थ में जानते हैं, उनका कोई अन्य अर्थ नहीं निकलता है, वे सारे शब्द रूढ़ शब्द कहलाते हैं। रूढ़ शब्दों की पहचान करने के लिए आपको इनकी परिभाषा ना पूछी जाती है, आपको इनकी परिभाषा नहीं पूछी जाती, आपको इनकी पहचान पूछी जाती है। तो रूढ़ शब्दों की पहचान देखने के लिए हम देख सकते हैं कि वे सारे शब्द, रूढ़ शब्दों की पहचान, वे सारे शब्द जिनमें किसी तरह की संधि, समास, उपसर्ग या प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया जाता हो। एक बार फिर से सुनिए। रूढ़ शब्दों की पहचान, वे सारे शब्द जिनमें किसी भी प्रकार की संधि, समास, प्रत्यय या उपसर्ग का प्रयोग ना हुआ हो,
वे सारे शब्द रूढ़ शब्द कहलाते हैं। रूढ़ शब्दों में किसी भी प्रकार की संधि, समास, प्रत्यय या उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया जाता। अगर हमें कोई कह दे कि आपको एक दिया नाम फल, आप इसका संधि विच्छेद कीजिए, तो हम नहीं कर सकते क्योंकि इसमें किसी प्रकार की कोई संधि है ही नहीं, सिर्फ दो वर्णों का मेल है। अगर इसका समास विग्रह किया जाए तो भी नहीं हो सकता क्योंकि इसमें कोई समास नहीं है, न इसमें किसी प्रकार का कोई प्रत्यय है और ना ही कोई उपसर्ग है। तो जिन शब्दों से हम संधि, समास, प्रत्यय या उपसर्ग का प्रयोग नहीं कर सकते वे सारे शब्द रूढ़ शब्द कहलाते हैं। इसके आगे आते हैं यौगिक शब्द। रूढ़ शब्द आपको समझ में आए होंगे कि वे सारे शब्द जिनमें कि किसी प्रकार की संधि, समास, उपसर्ग या प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया गया हो वे सारे शब्द रूढ़ शब्द कहलाते हैं। यह इनकी एक पहचान होती है। आगे आते हैं यौगिक शब्द। यौगिक वे शब्द होते हैं, इनके नाम से ही पता चलता है योग, धन, इक। यौगिक इनके नाम से ही आपको पता चल रहा है कि दो शब्दों से मिलकर ये बनते हैं। यौगिक शब्दों की परिभाषा अगर हमसे पूछी जाए तो दो शब्दों से मिलकर बनने वाले शब्द जिनका कि दोनों शब्दों का स्वतंत्र अलग अलग अर्थ निकलता हो लेकिन वो किसी तीसरे अर्थ में अपना अर्थ देते हैं या अपने किसी तीसरे अर्थ का प्रतिपादन करते हैं, वे शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, एक शब्द लेते हैं विद्यालय। ये शब्द है विद्यालय। उदाहरण के लिए एक शब्द लेते हैं विद्यालय। यहाँ यह अगर हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो इसका संधि विच्छेद होगा विद्या, धन, आलय। इसका संधि विच्छेद जो होगा वो होगा विद्या, धन, आलय। विद्या का मतलब हो गया ज्ञान और आलय का मतलब हो गया घर। तो विद्या का घर, इनका अगर संधि विच्छेद करेंगे, एक बार फिर से सुनिए, वे शब्द जो दो अलग अलग शब्दों से मिलकर बने हैं और दोनों शब्दों का स्वतंत्र अर्थ होता है, यह दोनों मिलकर एक नया शब्द बना देते हैं, वे यौगिक शब्द कहलाते हैं। इसकी पूर्णतः विश्लेषण देखिए। एक शब्द हमने लिया विद्यालय, विद्यालय का संधि विच्छेद हो गया विद्या, धन, आलय। इसमें इन दोनों का स्वतंत्र अर्थ हम निकालते हैं तो विद्या का अर्थ होगा ज्ञान, आलय का अर्थ होगा घर। तो विद्या और आलय यह दोनों मिलकर जब एक शब्द बनाते हैं विद्यालय, तो इसका एक अलग अर्थ निकलता है पाठशाला, स्कूल या वहाँ वो जगह जहाँ हम ज्ञान प्राप्त करने जाते हैं। तो इस प्रकार दूसरा एक और उदाहरण देखिए, जैसे होता है दूध वाला। इसमें दूध का अलग अर्थ और वाला का अलग अर्थ, इस तरह यह दो अलग अलग शब्दों से मिलकर बनने वाले शब्द होते हैं जिनमें कि दोनों शब्दों का स्वतंत्र अर्थ निकलता है। इनकी पहचान करने के लिए रूढ़ शब्दों से बिल्कुल विपरीत होते हैं। रूढ़ शब्दों में किसी भी प्रकार की संधि, समास, उपसर्ग या प्रत्यय का प्रयोग नहीं होता, जबकि यौगिक शब्दों में वे सारे शब्द आते हैं जो संधि, समास, उपसर्ग व प्रत्यय के योग से बनते हैं। वे सारे शब्द जो
संधि, समास, उपसर्ग या प्रत्यय के योग से बनते हैं वे सारे शब्द यौगिक शब्द माने जाते हैं या होते हैं। इनमें सभी प्रकार के इन शब्दों में संधि, समास, उपसर्ग या प्रत्यय का होना अनिवार्य माना जाता है। अब आप ऐसे सोचेंगे कि मैंने यहाँ बहुब्रीहि क्यों लिखा है, तो समास में बाकी के सारे समास जो हैं वो यौगिक शब्दों के उदाहरण होते हैं, जबकि बहुब्रीहि समास से बनने वाले सारे शब्द बहुब्रीहि समास के सभी उदाहरण, ध्यान से सुनिएगा, बहुब्रीहि समास के सभी उदाहरण यौगिक न होकर योगरूढ़ शब्दों में आते हैं, जिसका हम विश्लेषण आगामी टॉपिक में या इससे आगे वाले टॉपिक में हम करेंगे। तो सभी प्रकार के संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय समासों में बहुब्रीहि समास को छोड़कर बाकी के सारे समास हम यौगिक शब्दों में आते हैं। जिन शब्दों में आप संधि, समास और उपसर्ग प्रत्यय का प्रयोग देखते हैं वे सारे शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। बहुब्रीहि समास से बनने वाले सारे शब्द योगरूढ़ शब्दों की श्रेणी में आते हैं। अभी तक हमने देखा रचना के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण 3 भागों में किया था। पहले थे यौगिक रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द वे शब्द जो कि अपने नाम में प्रचलित होकर उसी अर्थ में रूढ़ हो जाते हैं। यौगिक शब्द दो शब्दों से मिलकर बनते हैं और उनका दोनों शब्दों का स्वतंत्र अर्थ निकलता है। इसके आगे आता है योगरूढ़ शब्द। तीसरा आता है योगरूढ़ शब्द। इसके नाम को देखिए, योग और रूढ़, मतलब यौगिक और रूढ़ दोनों शब्दों से मिलकर बनने वाले शब्द योगरूढ़ शब्द कहलाते हैं। उदाहरण के लिए अगर इसकी परिभाषा आपको पूछी जाती है तो आप इसमें लिख सकते हैं कि यौगिक शब्दों से मिलकर बनने वाले शब्द, दो यौगिक शब्दों से मिलकर बनने वाले शब्द जो कि अलग अलग स्वतंत्र अर्थ देते हुए किसी अन्य या तीसरे अर्थ का प्रतिपादन करते या उसी अर्थ में रूढ़ हो गए हों, वे शब्द योगरूढ़ कहलाते हैं। आप इसको उदाहरण के द्वारा हम समझते हैं तो ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे हमने एक शब्द लिया दशानन। हमने एक शब्द लिया दशानन, इसका हम संधि विच्छेद करते हैं दश आनन। इसका इनका अगर हम इसके टुकड़े करते हैं तो इसका जो अलग अलग टुकड़े होंगे वो हो गए दस और आनन। इसमें दस का अर्थ 10 और आनन का मतलब चेहरे। दशानन का मतलब होता है 10 चेहरे वाला या 10 मुंह वाला। दशानन का मतलब क्या होता है? 10 चेहरे वाला या 10 मुंह वाला। लेकिन अगर कोई ऐसे कहे कि दशानन, तो आपके दिमाग में क्या छवि बनती है, क्या दिमाग में विचार आता है? अगर कोई बोलता है दशानन तो हमारे दिमाग में स्वतः ही एक नाम उभर कर आता है, वो होता है रावण। क्योंकि दुनिया में एक रावण ही ऐसा था जिसके 10 सिर थे। तो हम, जबकि इसका संधि विच्छेद करने पर होगा 10 चेहरे वाला, रावण इसका अर्थ नहीं होता। रावण तो हमने इसको रूढ़ कर लिया, क्योंकि एक दुनिया में रावण ही ऐसा था जिसके कि 10 सिर थे। अगर दशानन का वास्तविक अर्थ पूछा जाता है तो उसका अर्थ होगा 10 चेहरे वाला या 10 सिर वाला। लेकिन हम इसको किस अर्थ में ग्रहण करते हैं? हम दशानन का अर्थ ग्रहण करते हैं रावण में। क्यों? क्योंकि हमने रावण को ही दशानन के रूप में रावण को हमने रूढ़ कर लिया। हम मानते हैं कि दुनिया में रावण के अलावा कोई ऐसा नहीं था जिसके कि 10 सिर थे। उसी तरह दूसरा एक और अर्थ लेते हैं, पीतांबर। पीतांबर का मतलब होता है पीत यानी पीला, पीत धन अंबर। पीत का अर्थ हो गया पीला और अंबर यानी हो गया वस्त्र या चीर। पीतांबर का अर्थ होता है पीला वस्त्र, जिसके पीले वस्त्र हों। लेकिन हम पीतांबर में किसका अर्थ देखेंगे? पीतांबर नाम आते ही हमारे दिमाग में स्वतः ही एक नाम आएगा, विष्णु। उसी प्रकार
एक और अर्थ से मैं एक और उदाहरण आपको देती हूँ। लक्ष्मीनाथ, इसको हम देखते हैं। लक्ष्मीनाथ, लक्ष्मी का अर्थ मतलब धन या लक्ष्मी, नाथ का अर्थ पति या स्वामी। लक्ष्मीनाथ का अर्थ होता है धन का स्वामी या लक्ष्मी का स्वामी, जिसके पास पैसे हो, जिसके पास धन, पर्याप्त मात्रा में धन हो, जिसके पास बहुत सारी दौलत हो, वो लक्ष्मीनाथ कहलाता है, लक्ष्मीपति कहलाता है। लेकिन हम लक्ष्मीपति किसे कहेंगे? विष्णु को। हम लक्ष्मीपति किसे कहेंगे? विष्णु को। तो इस प्रकार दो यौगिक शब्दों से मिलकर बनने वाले शब्द जिनका कि स्वतंत्र अर्थ निकलता हो और किसी तीसरे अर्थ में उनका कोई तीसरा अर्थ निकलकर उसी एक अर्थ में वो प्रतिपादित हो जाते हैं, वे शब्द योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। अगर आपको इनकी पहचान पूछी जाती है तो बहुब्रीहि समास के जितने भी उदाहरण होंगे, अगर आपसे इनकी पहचान पूछी जाती है तो बहुब्रीहि समास के जितने भी उदाहरण हैं वो सारे योग रूढ़ शब्दों में आते हैं। बहुब्रीहि समास के जितने भी उदाहरण आपको आते हैं उन्हें आप बिना देखे योग रूढ़ शब्द बता सकते हैं। तो ये थी योग रूढ़ शब्दों की पहचान। आज की क्लास में हमने देखा था कि रचना के आधार पर हमने वर्ग शब्दों को 3 भागों में विभाजित किया था: रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द वे शब्द जो कि किसी व्यक्ति, वस्तु, किसी भी वस्तु, स्थान आदि के लिए वर्षों से उसी नाम में प्रचलन में हैं और उसी अर्थ में वो रूढ़ हो गए, फिक्स्ड हो गए। उनके अलावा आप उन्हें किसी अन्य नाम से नहीं पुकार सकते, नहीं जानते, वे सारे शब्द रूढ़ शब्द कहलाते हैं। यौगिक वे शब्द होते हैं जो 2 अलग अलग शब्दों से मिलकर एक नया शब्द बनाते हैं और उन दोनों शब्दों का अलग अलग स्वतंत्र अर्थ होता है। तीसरे आते हैं योग रूढ़ शब्द, यौगिक शब्दों के मेल से बनने वाले शब्द जो कि किसी तीसरे अर्थ में प्रतिपादित होकर उसी अर्थ में रूढ़ हो जाते हैं, वे सारे शब्द योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। रूढ़ शब्दों की पहचान में किसी भी प्रकार के संधि, समास, उपसर्ग या प्रत्यय का प्रयोग इन शब्दों में हम नहीं करते हैं। वे सारे शब्द जिनमें कि किसी भी प्रकार की संधि, समास, उपसर्ग या प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ होता, वे सारे शब्द रूढ़ शब्द होते हैं। जिन शब्दों में संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय का प्रयोग होता है, केवल समास में बहुब्रीहि समास के अलावा बाकी के सारे शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। और योग रूढ़ शब्दों में वे शब्द जो बहुब्रीहि समास के जितने भी उदाहरण हैं वे सारे योग रूढ़ शब्दों में आते हैं। आज की कक्षा में अगर आपको कुछ ना समझ में आया हो या कोई बिंदु मुझसे छूट गया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको मेरी क्लास पसंद आ रही है, अगर आपको मेरा पढ़ाया पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आज के लिए इतना ही, अगली कक्षा में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।